गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन जो स्लाइड पे टॉपिक दे रखे हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपनी इस पेज में करंट अफेयर कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो अपने आरएसपी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिनके बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन, भारत जल सप्ताह 2024 के दौरान लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? दोस्तों, हाल ही में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया 2024 का, जो कि इंटरनेशनल स्तर का ये जल सप्ताह प्रोग्राम है। इस दौरान एक ऐप की शुरुआत की गई जिसका नाम है भू नीर। भू नीर नामक एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। जल सप्ताह, भारत जल सप्ताह के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भारत जल सप्ताह का आयोजन है वो अपनी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इसके तत्वाधान में किया गया। कौन से मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? जल शक्ति जो मंत्रालय है उसने इसका आयोजन किया, वो भी अपने नई दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम है वहां पर। इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ये गए 4 दिवसीय प्रोग्राम था जो कि 17 से 20 सितंबर 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि जल संसाधन मैनेजमेंट पर चर्चा करता है और उसके बारे में सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रोवाइड करवाता है। इसका उद्देश्य है जो जल प्रबंधन है उसके लिए महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना, उनका समाधान करना, साथ ही नवाचार को बढ़ावा देना और एक स्थायी जल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। ठीक है, जल को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो कार्यक्रम है, नवाचार है, उसको उनका समाधान करना है, उनका कार्य करना है। दोस्तों, वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से भारत जल सप्ताह वैश्विक जल कूटनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम संवाद, नवाचार, ज्ञान साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रोवाइड करवाता है। इस कार्यक्रम की 2024 की थीम है, क्या थीम है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। ध्यान रखना, समावेशी जल विकास एवं मैनेजमेंट के लिए भागीदारी तथा सहयोग 2024 इसकी ये थीम थी। दोस्तों, इस जो अपना जल सप्ताह प्रोग्राम हुआ था 8वां, इस सम्मेलन के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय बोझ सम्मेलन 2024 का भी आयोजन किया गया। यह आयोजन है वो जल शक्ति मंत्रालय का जो पेयजल और स्वच्छता डिपार्टमेंट है उसके द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में गाइस जल स्वच्छता स्वास्थ्य जो वोस है जिसका पूरा नाम है जल स्वच्छता और स्वास्थ्य में वैश्विक सहयोग को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और स्वच्छता मानकों को बढ़ावा देना। जल की जो स्वच्छता है, जो जिसे जो कंपोटेंट जो जल होता है उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसी से निपटने के लिए जल की स्वच्छता और जल की कमी को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर यह किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन, जो कि 2024 का अपने भारत में दिल्ली मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने तीसरे जलवायु कोष के माध्यम से निवेशकों के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है? दोस्तों, हाल ही में अपना जो एसबीआई बैंक है, कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने तीसरे जो जलवायु कोष है उसके जरिए निवेशकों के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है, ताकि जलवायु जो वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। तो इसका आंसर होगा डी, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अबू अब्बाद अब्बाद है ये अली अबू अब्बाद के साथ इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2000 किसे 2023 है वो किसे दिया गया? तो हाल ही में गाइस 2023 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो दो लोगों को दिया गया। एक तो दिया गया अली अबू अवाद को, एक दिया गया डेनियल बेरन बोइम को। दोस्तों, डेनियल जो बेरन बोइम है ये पियानो वादक है। ठीक है, इन्होंने जो इसराइल और सॉरी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें अहिंसक समाधान के लिए इनके द्वारा किए गए, लोगों को एक साथ जुटाने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वहां पर शांति आदि स्थापित करने के लिए,
इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया 2023 का। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और ये जो विकास पुरस्कार है इसके बारे में बात की जाए तो गाइज ये पुरस्कार है अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, उनके सम्मान में यह पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है। वो करवाया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986 से यह पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यह पुरस्कार गाइस 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, एक शांति में, एक निरस्त्रीकरण में और एक विकास में। ठीक है, यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति निष्कर्ण विकास के क्षेत्र की अवधारणा में योगदान देने वाले व्यक्ति और संगठनों को दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या फिर किसी संस्था को भी यह पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही 25 लाख रुपए तक का मौद्रिक पुरस्कार इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। राइट, आगे देखते हैं उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। गाइस हाल ही में जो अपना मिडिल एशियन देश है उज्बेकिस्तान, वहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है शौकत। ये आगे देख आप अजीब सा नाम है देख सकते हैं, इसका नाम होगा भी शौकत, जो कि उज्बेकिस्तान के नए पीएम चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो गैस यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से पाल वंश के अंतिम शासक है रामगोपाल। ठीक है, यहाँ पर अपन पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पाल वंश की स्थापना है वो गोपाल ने की थी। गोपाल के नाम पर ही पाल वंश का नाम, गोपाल के नाम पर ही जो पाल वंश है उसका नाम पाल वंश पड़ा है। इन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश राज की स्थापना की थी गोपाल ने। ठीक है, इनका शासन रहा 8वीं से 12वीं सदी के बीच में और इनकी जो भाषा रही, इन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया, पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा का। ठीक है दोस्तों, पाल जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। पूछ लिया जाता है कि पाल जो राजवंश है, पाल शासक है, वो कौन से धर्म का पालन करते थे, तो वो करते थे महायान बौद्ध धर्म का। कौन सा है, हीनयान महायान को ध्यान रखना, ये महायान बौद्ध धर्म है जिसको ये मानते थे। दोस्तों इनके शासनकाल में बहुत सारे बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, किले आदि है वो बनवाए गए थे। पाल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा की जाए तो इनके पहला शासक था गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। साथ ही बिहार में इन्होंने ओदंतपुरी में एक मठ भी बनवाया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ओदंतपुरी मठ है वो किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था। ओदंतपुरी मठ है वो बिहार में बनाया गया था, जिसे बनाया गया था गोपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश का प्रथम शासक था। दोस्तों इसके शासनकाल में कन्नौज, जो कि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, कन्नौज क्या था कि उत्तर भारत को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस क्षेत्र के लिए पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन से शासकों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आपको ऑप्शन दे दे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर कोई और दे दे। ध्यान रखना, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर। नेक्स्ट है धर्मपाल। दोस्तों पाल वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम था धर्मपाल। ठीक है, इसने विभिन्न उपाधियां धारण की थी, जैसे कि परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाजी राज आदि की उपाधियां इन्होंने धारण की थी। दोस्तों एक लखीमपुर ताम्रपत्र शिलालेख है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि लखीमपुर जो ताम्रपत्र शिलालेख है वो किससे जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है धर्मपाल से, जो कि पाल शासक है। इस शिलालेख में जो पाल धर्मपाल है उसके राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि के कुछ हिस्से हैं, साथ ही नेपाल, असम और कन्नौज आदि इसमें शामिल है, जहां पर इसमें धर्मपाल ने यहाँ पर शासन किया था। दोस्तों धर्मपाल ने उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कन्नौज में एक भव्य दरबार का भी आयोजन किया था। ठीक है, भागलपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पर विक्रमशिला मठ की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, जो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध जो विक्रमशिला मठ है वो किसने बनवाया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला मठ है जिसकी स्थापना किसने करवाई थी,
उसकी स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने, जो कि बिहार के भागलपुर में है। इसके अलावा सोमपुरा बांग्लादेश में एक भव्य विहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। इनके धार्मिक प्रभाव के बारे में देखिए तो ये बौद्ध धर्म का, जो महायान बौद्ध धर्म है, उसको मानने वाले महत्वपूर्ण राजा थे। एक बौद्ध दार्शनिक थे हरिभद्र को इन्होंने संरक्षण प्रोवाइड करवाया था। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हरिभद्र को संरक्षण देने वाले पाल वंश के राजा का क्या नाम है, तो वो है धर्मपाल। आगे देखते हैं। पाल वंश के अंतिम अगले राजा हैं देवपाल। देवपाल का शासन रहा 810 से 850 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये धर्मपाल के पुत्र थे। इन्होंने पूर्व में जो कामरूप क्षेत्र था, जो कि असम का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, आदि पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही इन्होंने राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष को भी पराजित किया। ये लाइन ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट शासक, जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष, इसको पराजित करने वाले पाल वंश के राजा का क्या नाम है, तो उनका नाम है देवपाल। दोस्तों, ये जो बौद्ध धर्म है उसके महान संरक्षक थे। इन्होंने स्वर्णद्वीप, जो सुमात्रा है, के शासक थे शैलेंद्र वंश के शासक थे राजा बालपुत्र देव। बालपुत्र देव को इन्होंने नालंदा में अपने द्वार निर्मित करने के लिए मठ की देखरेख में 5 गांव प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, अन्य शासकों के बारे में बात की जाए पाल वंश के, तो एक शासक था महिपाल प्रथम। दोस्तों, महिपाल प्रथम था वो विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र था, जिसने राजेंद्र चोल के आक्रमण को गंगा पर रोका था। ठीक है, एक शासक था रामपाल। दोस्तों, रामपाल ने पाल वंश के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन रामपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का केवल मगध बिहार के एक हिस्से तक इसका जो शासन था वो सीमित रह गया और केवल थोड़े समय के लिए ही ये अस्तित्व में बना रहा। ठीक है, पाल वंश का पतन कैसे हुआ? गाइस, राजपाल गोपाल तृतीय और विग्रहपाल सेकंड थे। इनके शासनकाल के दौरान पाल वंश का जो पतन है वो तेजी से होने लगा था। फिर महिर भोज के दिन जालौर में प्रतिहारों का उदय हुआ और राष्ट्रकूटों के पाल क्षेत्र पे आगे बढ़ने से पालों का परिहार हो गया। ठीक है, तो जो महिर भोज, जो प्रतिहार शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे, इनके बढ़ते वर्चस्व के कारण पाल वंश है वो पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके अलावा सेन वंश के जो विजय सेन थे, इन्होंने पाल वंश के अंतिम शासक थे मदन पाल। कौन थे पाल वंश के अंतिम शासक? मदन पाल, जो कि आज के क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन में नहीं था। वो बंगाल से निष्कासित कर दिया और अपने वंश का शासन स्थापित किया। ठीक है, तो पाल वंश के स्थान पर कौन सा शासन आया? वो आया सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के शासक कौन थे? विजय सेन। विजय सेन ने पाल वंश के अंतिम शासक थे मदन पाल को हराया और अपने शासन की स्थापना की। ठीक है, ये अपने जाना पाल वंश का पतन कैसे हुआ। कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं पाल वंश से जुड़े हुए। दोस्तों, पाल राजाओं ने ब्राह्मण, पुजारियों, किसानों, बौद्ध धर्मों और मंदिरों आदि को भूमि प्रोवाइड करवाई। ये जो भूमि दी गई थी वो स्थायी थी। इनके काल में पाल मूर्ति कला का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। जो मूर्ति कला थी वो अलग तरीके से उभर कर सामने आई। इनकी कला में टेराकोटा, मूर्ति कला, चित्रकला का महत्वपूर्ण वर्चस्व था। दोस्तों, पहाड़पुर में धर्मपाल, सोमपुरा, महाविहार का निर्माण कराया गया, जो कि पाल वास्तुकला की, जो पाल वंश था उसकी बेहतरीन वास्तुकला थी। जो पहाड़पुर में धर्मपाल सोमपुरा महाविहार था वो 12वीं सदी का एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक केंद्र था। इसके अलावा पालों ने विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार, जगदल विहार आदि विशाल जो विहार थे उनका निर्माण करवाया और पाल कला को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, तो ये अपन ने जाना पाल राजवंश के बारे में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है? तो गाइस, चूहों को मारने के लिए एक विष आता है जिंक फास्फोट। जिंक का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, शुक्र है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र के बारे में बात की जाए तो अपने सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है।
जिसमें बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल है, ये पृथ्वी के आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति, शनि और नेपच्यून है, ये बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों ये ग्रह हैं वो गैसों से बने हैं, और ये जो आंतरिक ग्रह हैं वो बने हुए हैं चट्टानों से। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रह दे रखे हैं वो सूर्य की दूरी के हिसाब से हैं। जैसे कि बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, फिर आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र की बात की जाए तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है, सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह भी है। दोस्तों इसे सुबह और शाम का सॉरी इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह सूर्यास्त के ठीक पहले और शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है, जिसके कारण इसे सुबह और शाम का तारा कहते हैं। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र है वो हमेशा उल्टा घूमता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अन्य ग्रह हैं गाइस वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र है वो उल्टा घूमता है। दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, तो शुक्र को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति है वो सेम टू सेम पृथ्वी की जैसी है। गाइस शुक्र पर हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे लंबा दिन होता है। ये पूरे वर्ष से भी एक से अधिक का समय होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रह है जहां पर सबसे अधिक सबसे लंबा दिन होता है, तो वो है अपना शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जापान का प्रधानमंत्री पुनः चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में जापान में एक पुनः जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं शिंजो आबे है एक ऑप्शन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर के रूप में की जाती है? तो गाइस जो पाटलिपुत्र है उसे कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।